हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए सोशल साइंस के बारे में जानते हैं। सोशल साइंस अपना 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट हिस्ट्री, सेकंड जियोग्राफी एंड थर्ड पॉलिटी एंड फोर्थ इज इकोनॉमिक्स। यहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, इतिहास के बारे में। इतिहास का अपना पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। राष्ट्रवाद से क्या आशय है? जैसे आप देखते हैं भारत है, चाइना है, जापान है, ये सब पहले क्या थे कि ऐसे देश नहीं थे, सभी छोटे छोटे किंगडम में बटे हुए थे और राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, आज क्या है कि सबकी सीमाएं हैं, पहले किसी की सीमाएं नहीं थी, सभी जो है अपने छोटे छोटे राज्य में बटे हुए थे। अब क्या हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया? यूरोपीय जनता राजा के व्यवहार से बहुत परेशान हो चुके थे, तो उसमें आज़ादी की भावना आई, तो वहाँ से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। राष्ट्रवाद क्या है कि जैसे कि आप देखते हैं कि ये भारत का तिरंगा है, तो इसके प्रति सम्मान की भावना आपके अंदर आ जाती है और कुछ करने की भावना आती है। तो ये क्या है? ये भावना ही हमारा क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। आई बात समझ में? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ? सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद होने से पहले ये जानते हैं कि यूरोपीय साम्राज्य कितने वर्ग में बटा हुआ था? 3 वर्ग में बटा हुआ था। पहला आपका सामंतवाद है, दूसरा है विशेष अधिकार और तीसरा है नौकरशाही। सामंतवाद में क्या था? ये सब राजा महाराजा वर्ग होते थे, ये जन्म से ही इनको कुछ राइट्स मिले थे, अधिकार मिले थे। विशेष अधिकार में वकील हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर्स लोग ये आते थे। और जो नौकरशाही वर्ग हैं, ये सबसे निम्न वर्ग था। इसकी समाज में वैल्यू बहुत कम थी और इसकी जो है दरबार में सुनाई भी नहीं होती थी। ठीक है, तो ये सब जब ऊंच नीच का भावना, असमानताएं की भावना बनी थी, इसलिए से राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। सबसे पहले राष्ट्रवाद विकसित होने से पहले ये भावना आगे आई कहाँ से? सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति होती है। जब फ्रांसीसी क्रांति होती है तो वहाँ पे जो है जनता ऊब चुकती है फ्रांस के राजा लुई 16वां के व्यवहार से। तब जनता में राष्ट्रवाद की भावना विकसित आती थी, इससे यूरोपीय जनता भी जागरूक हो जाती है राष्ट्रवाद के प्रति, तो वहाँ से राष्ट्रवाद की भावना आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन जो है आते हैं। तो नेपोलियन एक सम्राट है, तो नेपोलियन सम्राट क्या करता है? जनता के ऊपर बढ़िया से शासन करता है और जो है जनता के सभी राइट्स को बाद में छीन लेता है। बढ़िया से शासन प्रणाली स्थापित करता है, लेकिन उसके सारे राइट्स को छीन लेता है। तो जो नेपोलियन से भी जनता ऊब चुकती है। जब नेपोलियन से भी जनता ऊब चुकती है तो बाद में क्या होता है कि नेपोलियन का 1804 ईस्वी में नेशनल सिविल कोड जब नेपोलियन ले आते हैं तो वहाँ से जो है जनता अच्छी तरह से उब चुकती है। उसके बाद 1815 ईस्वी में क्या होता है? 1815 ईस्वी में क्या होता है कि जो है नेपोलियन का वाटरलू नामक स्थान पे युद्ध होता है, जिसमें प्रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रुसेल्स ये तीनों देश मिलकर युद्ध करते हैं, जिसमें जो है अपना नेपोलियन हार जाते हैं। वहाँ से नेपोलियन का शासन का अंत हो जाता है। आई बात समझ में? अब क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ? तानाशाही शासन प्रणाली और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली 2 तरह की बनी। तो जो तानाशाही शासन प्रणाली थी वो चाहती थी कि ये ऊंच नीच का भावना हमेशा बनी रहे, असमानताएं हमेशा बनी रहें। लेकिन जो लोकतांत्रिक प्रणाली थी ये जनता की थी, तो इसमें क्या था कि सभी को समानताएं मिले। ठीक है, तो इस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, क्रांतियाँ हुई, उनसे जनता जागरूक हुई। तो जागरूक होने के बाद क्या हुआ कि सभी एकजुट हुए और सभी को अधिकार मिला। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्रांतियों का युग। क्रांतियों के युग में क्या कह रहा है कि ब्रुसेल्स यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से पृथक हो गया, राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि हुई। इसमें क्या हुआ कि कुछ राज्य जो है, जैसे ब्रुसेल्स कह रहा है, ब्रुसेल्स से क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम से, किंगडम ऑफ नीदरलैंड से पृथक हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। और राष्ट्र में आर्थिक वृद्धि मतलब कि जो ग्रोथ होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, वो विकास तनिक भी नहीं होता है, क्योंकि युद्ध पहले ही हो चुका है। जब युद्ध हो चुका तो युद्ध में पता है कि जन धन की हानि होती है, तो वृद्धि एकदम रुक गई। उसके बाद क्या होता है कि 1832 ईस्वी में कस्टुंतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दिया। क्या कह रहा है कि 1832 ईस्वी में 1832 में कस्टुंतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र मान्यता दी, मतलब कि यूनान में एक देश, स्वतंत्र देश बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो राष्ट्र, फिर कह रहा है कि तमाम तरह के इतिहासकार लोग थे, चित्रकार लोग भी थे, तो वो सोचे कि यार ये सबको कैसे
लिखा जाए तो उन्होंने कुछ चित्रकारी शुरू किया। चित्रकारी के जरिए क्या है कि इसमें बोला नहीं जाता न लिखा जाता, लेकिन चित्र के माध्यम से काफ़ी कुछ कह दिया जाता है या उसमें दिखने लगता है, दृश्य शैली आ जाती है उसमें। तो क्या कह रहे हैं, राष्ट्रवाद का दृश्य कल्पना फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्र न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों के माध्यम विशेष से प्रतीकों से व्यक्त किया गया है। जैसे कि फ्रांस में ईसाई नाम लिए गए मरियान, ये क्या है, मरियान जो एक चिन्ह है, ये स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक है। ठीक है, तो फ्रांस में मरियान को लिया गया, मरियान क्या एक स्वतंत्रता का प्रतीक दिख रहा है। और उसके बाद जो है जैसे कह रहा है कि इसके एक स्वतंत्रता प्रतीक और है लाल टोपी तिरंगा और कलगी। लाल टोपी तिरंगा और कलगी क्या, ये भी जो है फ्रांस का क्या स्वतंत्रता का प्रतीक है। आई बात समझ में। तो चित्रकार लोग कुछ इस तरह से अपना चित्रकारी दिखाने लगे कि कोई संकेत या चिन्ह बना दिया जिससे जो है जनता क्या जागरूक हो सके और चिन्ह को देख कर जनता समझ सके। उसके बाद क्या है कि जो है जैसे जर्मनी में जर्मेनिया लिया गया, जो बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनते थे, और जो बलूत वृक्ष है वो क्या, वो वीरता का प्रतीक था जर्मेनिया के लिए, इसलिए उसको वहाँ से चुना गया था। ये एक सिंबल हो, जैसे अपने इंडिया में क्या है कि राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज क्या इंडिया का एक सिंबल है। उसके बाद क्या होता है कि जर्मनी के एकीकरण, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण क्या होता है कि 1866 से 1871 तक युद्ध होता है, तो उस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। इटली का भी एकीकरण हो जाता है, उससे पहले 1858 और 1861 के बीच। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो यूनाइटेड किंगडम है वो आपको पता है तीन देशों से मिलकर बना हुआ है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। क्या कह रहा है कि 1871 के बाद गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र क्या है, यहाँ पे क्या है कि तरह तरह की जनजातियाँ पाई जाती थीं, जिनमें क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी क्या है लैंग्वेज प्रॉब्लम है कि जो है एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे। बाद में क्या हुआ कि इन बाल्कन लोगों को भी अलग से जगह दिया गया एक राष्ट्र के लिए, वहाँ पर ये लोग स्थापित हो सके, रह सकें, ये भी आज़ाद हो गए, इनमें भी राष्ट्रवाद आ गया। आई बात समझ में। इसमें क्या है जैसे कि रोमानिया है, बुल्गारिया, सर्बिया, मांटेनेग्रो जैसे जनजातियां शामिल थीं। फिर क्या आता है, बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों ने अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। क्या कह रहा है कि बाल्कन लोगों को भी आज़ादी यहाँ से मिल जाती है। तो इस प्रकार ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। पहला चैप्टर लेंदी बहुत है, लेकिन लेंदी है तो उसको कवर भी करना है, तो ये आपका पहला चैप्टर इतने में कवर हो गया है। ठीक है, और उसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम है आप पूछिए, आपको सलूशन बताया जाएगा। ठीक है, आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।